हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। हमने ऑलरेडी हमारे एफसी का चैप्टर 2 जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया है। हमारा एक पार्ट उसमें ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें लास्ट में जो है हमने पढ़ाई की थी आपके कास्ट सिस्टम से रिलेटेड था, क्लास सिस्टम से रिलेटेड था और आपके एस्टेट सिस्टम से रिलेटेड था। तो अगर जिसने भी हमारा पार्ट 1 लेक्चर का नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक रखी है आपके लिए, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक है। तो अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट टाइम? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या फिर डिवीजन हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स को आपने डिवाइड कर रखा है। कौन से बेसिस पे? ऑक्यूपेशन हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, कास्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है। तो आपने सोसाइटी को जब डिवाइड किया है तो इस डिवीजन को, इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आइए हम देखते हैं रीसेंट ट्रेंड्स, क्या चेंजेस आए हैं हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। 1955 एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन रहा है हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे बड़ी चीज़ हमारी कंट्री से निकाली है। अबॉलिशन का मतलब होता है समाप्त करना किसी चीज़ को, टू पुट एन एंड। तो वो क्या चीज़ हमने ख़त्म की है? वो जो चीज़ हमने ख़त्म की है, जो हमको अभी भी ख़त्म कर देनी चाहिए, वो है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कहाँ होती है? जहाँ हमको लगता है कि कोई इंसान को हम अछूत मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हम बड़े प्योर हैं, हम बड़े साफ़ हैं, इसने अगर मुझे छू दिया या इसकी परछाई मुझ पर पड़ गई तो वो हम क्या हो जाएंगे? हम भी अछूत हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसको हमारी कंट्री से निकाल फेंकना बहुत ज़रूरी था। बाकी सारी चीज़ों पे आप सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हो, क्लास, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप किसी को अनटचेबल नहीं बुला सकते हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स बने हैं जो आपको मना करते हैं किसी को अनटचेबल बुलाने के लिए। अगर आप ऐसे शब्द का उपयोग करते हो, कहीं पर प्रयोग करते हो, तो बेसिकली आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आप ऐसी किसी भी तरीके से किसी को अनटचेबल जो है वो नहीं ठहरा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस लेजिस्लेशन ट्रांसफॉर्म द फेस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब ये जो लेजिस्लेशन आया, ये जो लॉ आया है इतना बड़ा अनटचेबिलिटी को लेकर, इसने इंडिया में बहुत बड़ा चेंज लाया है। कास्ट सिस्टम को हटाने में काफ़ी हेल्प की है। रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट वेर एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है एंड। हिंदी में अगर आप समझो तो इसका मतलब होता है इसको समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया। तो 1955 एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन रहा है हमारी कंट्री में। However, this legislation is largely ineffective। फिर भी अगर देखा जाए, चाहे हम कितने भी कुछ हो जाए, अरे वाह अनटचेबिलिटी से रिलेटेड इतना बड़ा लॉ आ गया है, आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे सब कास्ट भी है। इनफेक्टिव रहा है क्योंकि इनके हिसाब से गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेकर आए, रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए, लेकिन हम जो हमारे ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे जो लार्जली इट इज़ इनफेक्टिव, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। हमने रूरल का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, उसमें हमने लोगों के बारे में पढ़ा था। गांव के लोग कैसे होते हैं? थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। क्यों ज़िद्दी होते हैं? वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को किसी भी लॉ के लिए नहीं छोड़ सकते। तो गांव में आज भी ये कास्ट सिस्टम जो है अनटचेबल का, वो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है, चाहे आप कितना भी लॉ लेकर आओ। भले आपको कोई अनटचेबल बुला नहीं सकता है, वर्ड्स में आपको नहीं बुलाएगा, लेकिन एक्शन में बुलाया जा सकता है। आपको एक्शन में ऐसा बताया जा सकता है कि आपसे हम जो है वो बड़े हैं। नाउ फॉर इंस्टेंस, दलित्स और बैकवर्ड कास्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर इन सर्टन टेम्पल्स इन इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। ये चीज़ नॉर्थ इंडिया में बहुत होती है। दलित्स और बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं उनको आज भी अपने मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती है। उनका मानना होता है कि इनकी एंट्री से हमारे जो मंदिर में आ गए तो हम सब क्या हो जाएंगे? अनटचेबल हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे, इसलिए इनको मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती है। स्पेशली कौन से पार्ट्स ऑफ इंडिया में? नॉर्दर्न इंडिया जो है वहाँ पर, नॉर्थ इंडिया जो है वो वहाँ पर। द पुअर दलित्स हु डिपेंड ऑन अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स फॉर देयर लाइवलीहुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू अपोज सच प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। अब ये जो दलित है वो बेचारे किसके ऊपर डिपेंड है? अपर कास्ट के लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। क्यों? अपने जीने के लिए जहाँ पर वो काम कर रहे, जहाँ रह रहे हैं, वो अपर कास्ट के लोगों के इधर जाकर काम करते हैं, जो छोटा मोटा काम होता है वहाँ पर वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो अपने गुजारा करने के लिए, अपने ज़िंदगी जीने के लिए उनके ऊपर डिपेंड है। तो क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं तो क्या सोचते हैं, छोड़ो कौन इनसे लड़ाई झगड़ा करे या फिर कौन इनके अपोजिट चले जाए, इसलिए वो लोग ऐसी प्रैक्टिसेस को अपोज नहीं करते हैं। अब
But it is to be noted that this legislation has abolished the restrictions relating to admission to schools, hospitals and other public facilities. तो आप सोचोगे अगर आज भी ये सारी चीज़ें फॉलो होती है तो क्या लॉ आ गया, किस तरीके का चेंजेस लाया इस लॉ ने? इस लॉ ने जहाँ जहाँ एबॉलिश किया है, कहाँ पर? पहले उनको स्कूल्स में अलाउ नहीं था, हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं था, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती है वहाँ पर अलाउ नहीं था। तो लॉ आने के बाद अभी आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि बिकॉज यू बिलोंग टू लोअर कास्ट आई कैन नॉट गिव यू एडमिशन इन स्कूल, आई कैन नॉट गेट यू एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स, यू आर नॉट अलाउड फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़। नहीं, क्योंकि अब लॉ आ चुका है, इन जगहों पर ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। कौन सी प्रैक्टिस फॉलो होती है? कि इनको आने दिया जाए, स्कूल में आकर पढ़ने दिया जाए, हॉस्पिटल्स में इनके लिए फैसिलिटीज़ होती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करके देना है इनको। तो बेसिकली ये जो लॉ आया है इन जगहों पर तो क्या हो चुका है? इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, देयर आर मेजर ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे कास्ट सिस्टम में, तो आइए देखते हैं। फ्री एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो फ्री कर दी गई है। किसके लिए फ्री कर दी गई है? बैकवर्ड कास्ट के लिए फ्री कर दी गई है। उसके साथ साथ गुड नंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट पीपल आर एबल टू गेट गुड एजुकेशन। अब इसकी वजह से क्या हो गया? अब उनको पहले एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्कूल जाने अलाउ नहीं किया जाता था। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे दी है इनको, अब इनको स्कूल्स में आना अलाउ है, जिसकी वजह से ये अच्छे से अच्छा एजुकेशन परसीव कर सकें। उसी के साथ साथ उनको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर एज टीचर, क्लर्क, ऑफिसर्स। अब इनको जो है वो क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? इनको अपॉर्चुनिटी फ्री एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स भी अच्छी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब्स इनको पब्लिक सेक्टर में अलाउ की जाती है ताकि वहाँ कोई उनको डिस्क्रिमिनेट ना करे। टीचर्स की पोजीशन, क्लर्क्स की पोजीशन हो गई, तो ऐसे सारी पोजीशन इनको पब्लिक सेक्टर में यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तौर पर इनको अपने डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन में क्या होता है? अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड कास्ट। रिजर्वेशन हमने सबने सुना है। रिजर्वेशन क्या होता है? एक सीट जो होती है, स्पेसिफिक सीट, इतने नंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट के लोग जो होंगे वो यहाँ पर होंगे, बाकी जनरल कैटेगरीज और अदर कैटेगरीज को मिलेगा। लेकिन रिजर्वेशन में क्या होता है? रिजर्व कास्ट जो होती है उनको वो सीट्स अलॉट की जाती है। लाइक एससी हो गए हैं आपके, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए आपके, उसी के साथ साथ ओबीसी जो कि अदर बैकवर्ड क्लास होते हैं। इन एजुकेशनल सिस्टम में अगर आप बोलो वहाँ पर उनको सीट का रिजर्वेशन है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट सर्विसेज में है, पंचायत में भी आजकल ज़रूरी है बैकवर्ड कास्ट के लोगों का होना, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, यहाँ सब जगह जो है इनके लिए रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अवेलेबल करके दे दी है। यानी इतनी सीट जो है इन अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। Seat post reserved for backward caste in educational institution can be filled by the members of general public only when suitable backward caste candidates are not available। अब क्या बोला जा रहा है? कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को तभी जगह मिलेगी जब ये बैकवर्ड कास्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी उस सीट के लिए। यानी अगर बैकवर्ड कास्ट वहाँ पर है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करता है, तो उन पोजीशंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जनरल कैटेगरी के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज पहला प्रेफरेंस जो होगा वो किनको होगा? ये रिजर्वेशन कैटेगरी में जो कास्ट है उनको ही मिलने वाला है। Government aims to solve the problem of social inequality on account of caste system through reservation in the following forms। अब गवर्नमेंट चाहती है ये जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको क्या किया जाए? निकाला जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? थ्रू रिजर्वेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, रिजर्वेशन देकर। अब रिजर्वेशन में क्या क्या फॉर्म दिया उन्होंने? पहला दिया आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब होता है प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस देने का मतलब होता है किसी और को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसके बाद आप दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देते हो। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में किसको इंपॉर्टेंस दी गई है? व्हेन देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर सीट्स और जॉब, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ बैकवर्ड कास्ट पर्सन इज प्रेफर्ड ओवर अदर्स। यानी कि ये जो ओवर बीच में आ गया, इसने क्या किया है? इसने बता दिया है कि प्रेफरेंस किसको मिलेगा? बैकवर्ड कास्ट पर्सन को मिलेगा अगर किसी तरीके की जॉब वैकेंसी है तो। इन दिस केस देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन और स्किल्स ऑफ द कंपीटिंग कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन और स्किल जो है वो नहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आपका कास्ट देखा जाएगा। इफ़ यू बिलोंग टू अ बैकवर्ड कास्ट आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये इनइक्वालिटी ख़त्म करने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। किसको दिया है? जो लोअर कास्ट है, जो बैकवर्ड कास्ट है उनको।
नेक्स्ट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, पॉजिटिव यानी डिवाइड तो किया जा रहा है लेकिन पॉजिटिवली। कैसे पॉजिटिवली? मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट इज प्रिफर्ड इवन दो थिंग्स लाइक क्वालिफिकेशंस आर नॉट इक्वल। यानी कि एक जनरल कैटेगरी की और एक बैकवर्ड कास्ट की अगर क्वालिफिकेशन सेम नहीं है, बावजूद इसके क्या हो रहा है, प्रेफरेंस किसको मिल रहा है? बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट को मिल रहा है। बैकवर्ड कास्ट कैंडिडेट्स आर प्रेफर्ड ओवर द मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक। तो यानी कि जनरल पब्लिक के ऊपर प्रेफरेंस किसको मिल रहा है? बैकवर्ड कास्ट को। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव एक्शन। एक्शंस और एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू हेल्प मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट टू गेट स्पेशल लोन्स, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग एंड अदर फैसिलिटीज़। अब क्या किया जा रहा है ताकि इन लोगों को और ऊपर लेकर आ सके एजुकेशन में, जॉब फैसिलिटीज़ में, इसके लिए क्या किया जा रहा है? उनको और क्या एफर्मेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं? उनके लिए स्पेशल लोन्स अलाउ है, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती है, ट्रेनिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ जो है ये भी क्या हो रही है, उनको अलॉट की जा रही है, ताकि वो जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड विच इज़ एमर्जिंग इन द कास्ट फैक्टर इज पॉलिटिक्स। यानी कास्ट फैक्टर में एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर politics. Although the caste is losing significance in the social system, but it plays a dominant role in Indian party politics. अब पॉलिटिक्स भी आ जाती है हमारे कास्ट सिस्टम में। देखो इंडिया में तो अभी हम सबको इक्वल मानकर चल रहे हैं, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, हर किसी क्लास को, हर एक कास्ट को हम क्या कर रहे हैं? अभी इक्वल मानकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हो रहा क्या है, इस कास्ट सिस्टम धीरे धीरे इंडिया से ख़त्म तो होने वाला है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, आज भी एक डोमिनेंट फैक्टर है, आज भी डोमिनेट करता है किसको? जब पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिक्स प्ले करनी होती तो कास्ट उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ट्रीट कास्ट एज एन इम्पॉर्टेंट वोट बैंक फैक्टर। ये याद रखना है हमको, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये जो कास्ट सिस्टम है ये उनका वोट बैंक है, कि कास्ट के बेसिस पे अगर हम लड़ने के लिए खड़े हो गए तो हर कास्ट वाले को लगेगा ना, हाँ ये हमारे लिए लड़ने वाले हैं, हमारे लिए कुछ करने वाले हैं, तो इसके लिए वो उनका क्या हो जाता है? वोट बैंक हो जाता है। The political parties field candidates for elections and even allot ministerial and other posts according to the caste factor. यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कास्ट फैक्टर के बेसिस पे वो लोग अपनी पोस्ट भी डिसाइड करते हैं और ये सोचते हैं कि हर एक कास्ट के लिए हमको, हमारी कास्ट के लिए हमको क्या करना है? काम करना है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अर्बन माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो गांव से शहर में आ रहे हैं तो वो माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन माइग्रेशन क्या होगा? एवरी ईयर सेवरल रूरल पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज लाइक मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है हर साल बहुत सारे लोग ऐसे जो गांव में रहते हैं वो कहाँ आते हैं? शहर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? शहरों में। कौन से शहरों में आते हैं? मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया। तो बेसिकली इन शहरों में क्या आते हैं? आते हैं पढ़ाई के लिए आ सकते हैं, जॉब्स के लिए आ सकते हैं। माइग्रेशन के बहुत अलग अलग टाइप्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस है जिसके लिए लोग गाँव से शहर में आते हैं। A few of the migrated people may follow the traditional occupations, but majority of them don't. कुछ migrated लोग ऐसे होते हैं जो अपने गांव के occupation को यहाँ आकर भी follow करते हैं, लेकिन majority नहीं करते, यहाँ आकर change हो जाते हैं। In urban areas, caste no longer determines the occupation. अर्बन एरिया में, शहरों में कास्ट जो होता है वो आपका ऑक्यूपेशन डिसाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पर आकर आपको जो काम करना है, अगर आपका एजुकेशन अच्छा है, आप क्वालिफाइड हो, आप कोई अच्छा काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली यहाँ आकर आप अपना अलग काम जो है वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो तो उस कास्ट के बेसिस पे आप कोई लोअर जॉब ही ढूंढो, आप अपर जॉब भी जो है वो अच्छी पोजीशंस वाले जॉब जो है वो भी कर सकते हो। अगर आप योग्य हो तो, अगर आप काबिल हो तो आप डेफिनेटली वो काम कर सकते हो। जो हमारा वर्ना सिस्टम था, अगर हमको याद होगा तो वर्ना सिस्टम क्या बोलता था हमको? जो इंसान जिस काम के योग्य है, जिस काम के लिए कैपेबल है, वो उस काम के लिए क्या करता था? वो उस स्पेसिफिक वर्ना को बिलोंग करता था। अगर आप में पढ़ने की इच्छा है, ज़्यादा रिलीजियस स्टडी करना है, यू कैन बिकम अ ब्राह्मण। अगर आप वॉरफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में हो, यू कैन बिकम अ क्षत्रिय। अगर आप बिजनेस करने में हो, यू कैन बिकम अ वैश्य। अगर आप लोअर वर्क ही करना चाहते हो, यू आर अ शूद्रा। तो ये जो चार हमारे वर्नास थे, कौन से बेसिस पर थे? आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत के ऊपर थे। तो कास्ट और वर्ना दो अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या बोल रहा है? एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स ओवरराइड में ट्रेडिशनल कास्ट ताबूज इंक्लूडिंग इंटर कास्ट मैरिज। अब यहाँ पर एजुकेशन और इनकम लेवल जो होता है ओवरराइड करता है, यानी कि
कास्ट के जो ताबूज़ है, क्या ताबूज़ है, यहाँ ताबूज़ का मतलब होता है ऐसी कुछ मान्यता कि आप उसको बहुत ज़्यादा गलत मानते हो। तो क्या बोला जाता था यहाँ पर कास्ट के ताबूज़ में, इंटर कास्ट मैरिज जो है वो गलत है, ये चीज़ें बोली जाती थी। तो क्योंकि आपका एजुकेशन और आपका इनकम लेवल अलग है, तो शहर में आकर आप क्या करते हो, अपने कास्ट के जो ताबूज़ है, जो कल्चर्स और ट्रेडिशंस है, आप उनको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंटरकास्ट मैरिज। जनरली देयर आर रेस्ट्रिक्शंस और इंटरकास्ट मैरिज, ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं आपके इंटरकास्ट मैरिज में, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन रीसेंट ईयर्स देयर आर सेवरल केसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट यानी कि अपनी कास्ट से बाहर जाकर दूसरी कास्ट में शादी करना। अगर देखो तो रूरल एरियाज़ में ये सब नहीं चलता, लेकिन आज भी अर्बन में ये चीज़ें नॉर्मल हो गई है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को, क्योंकि उनके पास इतना ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है शहर के लोगों को। बट इन रूरल एंड बैकवर्ड विलेजेस द विलेज एल्डर्स कंसिडर्स इंटरकास्ट मैरिज एज सोशल क्राइम। लेकिन ये जो गांव के लोग होते हैं उनका क्या मानना है, इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटरकास्ट का मतलब रिलीजन चेंज नहीं करना होता, यहाँ पर अपनी कास्ट या सब कास्ट को आपने चेंज किया है, तो उसको क्या मानते हैं गांव के लोग, बहुत बड़ा क्राइम मानते हैं, बहुत बड़ा जुर्म मानते हैं। At times the entire family is boycotted by villagers on account of intercaste marriage in a family। कई बार ऐसा होता है पूरी की पूरी फैमिली को बाइकआउट कर दिया जाता है गांव वालों की तरफ से। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सैराट, उसमें क्या हुआ था, क्योंकि लड़का और लड़की अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, नो डाउट रिलीजन उनका सेम था लेकिन कास्ट अलग था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जब लड़का और लड़की ने शादी कर लिया तो लड़के की पूरी फैमिली को गाँव वालों ने क्या किया था, बाइकआउट किया था। बाइकआउट किया था यानी अलग मान लिया था, तो उनको अपना गाँव जो है वो छोड़कर वहाँ से कहीं और चले जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, जब आपका इंटरकास्ट मैरिज होता है। तो गांव के लोग इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। शहर में किसी के पास टाइम नहीं है ध्यान देने के लिए, लेकिन गांव के लोग डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। Next is your common educational facilities. In earlier days, children of upper caste were not mingling with children of lower caste in school। पहले क्या होता था, कॉमन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है हमारे पास, यानी जो आपके बैकवर्ड होंगे या फिर आपके बैकवर्ड कास्ट होंगे या अपर कास्ट होंगे, मिडिल कास्ट होंगे, सबके लिए कॉमन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है। अगर आप इस स्कूल में एडमिशन लेते हो तो क्योंकि आप बैकवर्ड को बिलोंग करते हो, इसके लिए ये नहीं कि आपको ज़मीन पर बिठाया जाएगा, आपको भी बेंचेस पर ही बिठाया जाएगा, आपको भी सेम टीचर पढ़ाने वाले, आपको भी सेम सब्जेक्ट होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो यहीं पर क्या होता है, आपको कॉमन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल रही है। लेकिन पहले क्या होता था, स्कूल में जो अपर कास्ट के बच्चे होते थे वो लोअर कास्ट के बच्चों से बात नहीं करते थे और उनको अपने आप से दूर रखते थे। The students belonging to upper caste were having separate facilities as compared to students of lower caste। अब इनकी जो फैसिलिटीज़ हुआ करती थी अपर कास्ट की, वो लोअर कास्ट स्टूडेंट से कम्प्लीटली अलग हुआ करती थी, यानी कि उनको प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस हुआ करते थे। नाउ डेज कॉमन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लाइक कॉमन क्लासरूम, अब इनको कॉमन क्लासरूम मिलती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती है, रीडिंग और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, आर मेड अवेलेबल इन स्कूल्स टू ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्लास। इर्रिस्पेक्टिव यानी कि चाहे आप कोई भी कास्ट और क्लास को बिलोंग करो, आप यहाँ पढ़ने आए हो तो हम आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले हैं। आप लोअर कास्ट के हो तो भी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो, जिम खाना जा सकते हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप अपर कास्ट के हो तो भी इन सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस आप कर सकते हो। तो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में नहीं है। नेक्स्ट है आपका कास्ट एंड रिलीजन। इन अर्लियर डेज पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट वे नॉट अलाउड टू वर्शिप इन टेम्पल्स ऑफ अपर कास्ट। कास्ट और रिलीजन क्या बोलता है, जो लोअर कास्ट कहते हैं उनको टेम्पल्स में आना अलाउ नहीं किया जाता था। नाउ डेज पीपल ऑफ लोअर कास्ट आर अलाउड टू एंटर इन वर्शिप। अभी क्या किया गया है, इनको अलाउ किया गया है, कहाँ जाना, मंदिरों में जाना। उसी के साथ साथ शहर में तो ये अलाउ है, फ्रीक्वेंटली होता है। हाउएवर इन बैकवर्ड एरियाज, अभी भी जो कुछ बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर क्या होता है, पीपल बिलोंगिंग टू लोअर क्लास आर स्टिल रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर एंड वर्शिप इन सर्टन टेम्पल्स ऑल्दो दिस इज अगेंस्ट द लॉ। लॉ के अगेंस्ट है कि आप किसी को अछूत अपवित्र नहीं मान सकते हो, ना ही उनको बुला सकते हो। तो आज शहरों में हर कोई मंदिरों में जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, आपकी कौन सी कास्ट है वो देखना ज़रूरी नहीं है, राइट। लेकिन गांव में आज भी क्या होता है, आज भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। आज भी बैकवर्ड एरियाज़ ऐसे हैं हमारे जो डेवलप नहीं हुए हैं, ऐसे गांव है जो डेवलप नहीं हुए हैं। डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में या ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट का करने से नहीं होता है, डेवलपमेंट आपकी सोच का भी होना चाहिए। तो आज भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ पर लोगों की सोच चेंज नहीं हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं करते। कहाँ आना अलाउ नहीं करते हैं, मंदिरों में आना अलाउ नहीं करते हैं। तो दैट
दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई कास्ट सिस्टम इवन आफ्टर हैविंग मेड अ लॉ, एक लेजिस्लेशन आया था, रेवोल्यूशन आया था 1955 में, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करके, बावजूद इसके आज भी ऐसे हिस्सों में फॉलो हो रहा है, क्योंकि गांव के जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर लोग बहुत रिजिड है, वो लोग नहीं मानने वाले हैं, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज़्यादा अपने काम में नहीं लेकर आते हैं वो लोग। उनके लिए जो हमारे बेसिकली क्लैन में हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है हम वही फॉलो करने वाले हैं। तो लॉ होने के बावजूद भी आज वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मन की मर्जी जो है वो कर रहे हैं। तो ये था हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ट्रेंड जो आज हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया जो है वो हमने कंप्लीट किया। तो मेजर ट्रेंड्स क्या रहे हमारे, फ्री का एजुकेशन जो लोअर बैकवर्ड कास्ट को मिल चुका है, रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ मिल गई है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है, उनको प्रेफरेंस मिला है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ में कि उनको पहला प्रेफरेंस दिया जा रहा है हर एक चीज़ के लिए। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज आज भी कास्ट को बहुत बड़ा वोट बैंक मानकर चलती है और उसी बेसिस पे अपना क्या करती है, पॉलिटिक्स प्ले करती है। अर्बन माइग्रेशन, गांव से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो शहरों में आते हैं जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए भी, लेकिन यहाँ शहरों में लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो। इंटरकास्ट मैरिजेस, शहरों में इट इज़ वेरी मच कॉमन, अर्बन एरियाज़ में कॉमन, लेकिन गाँव में आज भी इसको बहुत बड़ा सोशल क्राइम माना जाता है। उसी के साथ साथ कॉमन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो आज के इंस्टीट्यूशंस को फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, जिम खाना, हर एक फैसिलिटीज़ हर एक कास्ट के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। और लास्ट में आपका कास्ट एंड रिलीजन, जैसे कि आज भी कुछ एरिया बैकवर्ड ऐसे हैं जहां पर लोगों को टेंपल्स में आना अलाउ नहीं है, हालांकि शहरों में इस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ जो है वो नहीं फॉलो होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है कंपेयर टू बैकवर्ड एरियाज जहाँ बैकवर्ड कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। दो लॉ आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो रिजिड है, वो चेंज होने, अपनी मेंटालिटी चेंज करने तैयार नहीं है। सो दैट वाज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, द रीसेंट ट्रेंड्स दैट वी हैव सीन इन आवर कंट्री। विद दिस we are done with social stratification and the recent trends of social stratification in India. नेक्स्ट पार्ट जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।